हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज हम लोग देखेंगे इंपीरियल चोलास। ये हमारी लास्ट डायनेस्टी होगी फ्रॉम साउथ इंडिया। इसके बाद हम वापस नॉर्थ में जाके गुप्ता कवर करेंगे एंड डेक्कन से पकाटकास। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना मेडाइवल हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस मैप पे नजर डालिए। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोकेशन आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। देखिए, ये है हमारे इंपीरियल चोलास। देखिए, पहली बात, हम इनको इंपीरियल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे वर द डायनेस्टीज जिन्होंने ओवरसीज यानी कि इंडिया से बाहर भी अपना रूल स्टैब्लिश किया था। श्रीलंका पे, मॉलडीव्स पे, उधर जावा एंड सुमात्रा पे। ओके, इसलिए इसे हम इंपीरियल चोलास कहते हैं। संगम के टाइम जो चोलास थे उन्हें हम सिर्फ चोला कह रहे हैं, लेकिन दीज आर इंपीरियल चोलास। तो आप कुछ लोकेशन देख लीजिए। सबसे पहले तुंगभद्रा रिवर, क्योंकि ये बाउंड्री बन जाएगी बिटवीन दीज चालुक्यास, वेस्टर्न चालुक्यास एंड चोलास। उसके बाद कुछ लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये कंची, उरायूर, गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड तंजोर। तंजोर को ही थंजावुर भी कहा जाता है। तो आप ये लोकेशन एक बार अपने दिमाग में बिठा लीजिए, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। और पिछली बार मैंने आपको बताया था दैट जो चालुक्यास थे वो डिवाइड हो गए थे बाद में दो में। इनकी दो ब्रांचेस बन गई थी। एक रूल कर रही थी ओवर वेंगी, ठीक है, और दूसरी रूल कर रही थी फ्रॉम कल्याण। ये रहा कल्याणी एंड ये रहा वेंगी। ठीक है, तो ये दोनों चोलास के नेबर हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। चलिए अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले इनकी कैपिटल कैपिटल थी तंजोर। मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है मैप पे, जरूरत लगी तो दोबारा देख लेना। इंपीरियल चोलास क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि नीचे ये श्रीलंका पे भी रूल करेंगे, ये मॉलडीव्स को भी कैप्चर करेंगे, और उसके बाद जो मलय पेनिनसुला है वहां पर जावा एंड सुमात्रा पर भी ये अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करेंगे। इसीलिए हम इनको इंपीरियल कह रहे हैं। तो अब हम आते हैं इनके फाउंडर पे। तो इनके फाउंडर थे विजयलया। देखिए, तीन ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, तो आप इनका जो टाइम पीरियड है ना उसको याद रखिएगा। ये रूल कर रहे थे 850 850 टू 880। एक्चुअली था क्या कि देखिए, हमने पढ़ा था कि ये जो रीजन है यहाँ पर, ये पहले कौन रूल कर रहा था इसमें? पल्लवास। तो पल्लवास का जब रूल चल रहा था तो अराउंड 7th सेंचुरी एडी में ये जो इंपीरियल चोलास हैं ये वत्सल हुआ करते थे इनके, मतलब सबऑर्डिनेट रूलर, कि पल्लवास के अंडर में थे। बट इनको कहा गया था आप रूल कीजिए लेकिन हमारे अंडर रहते हुए, पल्लवास के अंडर रहते हुए। क्लियर? तो नाउ अब क्या है, जैसे ये हमारा मैप है, ठीक है, तो यहाँ तो नीचे पांड्यन टेरिटरी आ गई। ये जो आप मैप में मदुरई देख रहे हैं ये तो पांड्यास हो गए। ऊपर इनके जो एरिया था वहां पर इन्होंने रूल करने की एक अथॉरिटी दे रखी थी, जिनका नाम था मुत्तरैयार। ठीक है, ये ग्रुप था। तो इनको ये अथॉरिटी दे रखी थी। तो ये मुत्तरैयार से ही चोलास ने जो कैपिटल बनेगी इनकी कंची, ये कैपिटल को इन्होंने यहां से छीन लिया था। ये सिर्फ मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं ताकि आप चीजें कनेक्ट कर पाए। बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, बस आपको याद ये रखना है कि ये पल्लवास के वसल हुआ करते थे पहले, फिर धीरे धीरे ये अपने आप को एक्सपैंड करेंगे। चलिए, तो फाउंडर हो गए इसके विजयलया। इनका ज्यादा रोल नहीं है, बस एक इनके बारे में अगर आपको एक ही लाइन लिखनी तो आप लिख सकते हैं कि इन्होंने एक फेमस दुर्गा टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था निशुंभ सुदीनी। आपने अगर कभी कोई टीवी सीरियल देखे तो आपने सुना होगा शुंभ एंड निशुंभ। ठीक है, तो इनका एक फेमस दुर्गा टेम्पल इन्होंने बनवाया था विजयलया में। क्लियर? तो ये हमारे पहले रूलर, रूल फ्रॉम 850 टू 800। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज आदित्य वन। ये रूल कर रहे हैं 880 से 907 तक। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है कि इन्होंने पल्लवा किंगडम को पूरी तरह से एंड कर दिया था।
एंड पल्लवास। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ इन्होंने जो इनके एक और वत्सल थे मुत्तरैयार, इनसे तंजौर छिना लिया था, लेकिन अब यहाँ पे आके आदित्य वर्मन ने पल्लवास को पूरी तरह से फिनिश कर दिया था। और इन्होंने किया कैसे था, जो इनके लास्ट रूलर थे पल्लवास के, अपराजित, इनको हरा के 898 में। ये तो इस तरीके से पल्लवास पूरे खत्म हो गए और इन्होंने एनेक्स कर लिया था टोंडाई मंडलम। वैसे मैंने आपको शुरू में लोकेशंस अच्छे से देखने को कहा था, यहाँ पर लोकेट नहीं है टोंडाई मंडलम, बट वो इधर ही कहीं आता है आपका, इस रीजन में, ठीक है। इस मैप में नहीं है, बट आप देख लीजिएगा, खुद से मिल जाएंगे आपको। चलिए, इसके अलावा इन्होंने फिर और नीचे जाके पांड्यास को भी डिफीट किया था। अब इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए इस टाइम तक क्या हुआ था, यहाँ पे ये जो चालुक्यास थे ना, ये वाले एरिया में, इस वाले में, अब यहाँ पे आ चुके हैं राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो ये जो आदित्य वन है, ये अपनी डॉटर जो थी वो राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा, और सॉरी, इन्होंने राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा टू की डॉटर से शादी की थी। ठीक है, तो एक तरह का मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी अगले स्टेप में आपको पता चलेगा। इनसे यहां पे जो रिश्ता जुड़ा ना, उससे एक बेटे का जन्म होगा जिसका नाम है कनरदेव। ठीक है, अभी ये याद रखिए बस, कनरदेव बेटा होगा फ्रॉम, यहां से एक राष्ट्रकूटा प्रिंसेस और साथ में आदित्य वन का। चलिए, तो ये था आदित्य वन के बारे में, रूल फ्रॉम 880 टू 907। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर है परंतका वन, जिन्होंने रूल किया 907 से 955। वही सेम चीज थी, इन्होंने भी पांड्यास को दोबारा हराया। ठीक है, इन्होंने सैलून भी इन्वेट किया था, यानी कि आज का श्रीलंका, लेकिन ये ज्यादा कामयाब नहीं रहे थे, ये फेल हो गया था इनका मिशन। ठीक है, इस वक्त सक्सेस नहीं मिली थी, बाद में मिलेगी, लेकिन फिर भी इनको रियल फाउंडर कहा जाता है इस डायनेस्टी का। इन्होंने बैटल ऑफ टक्कोलम, यहां पर ये राष्ट्रकूटास से हार गए थे, राष्ट्रकूटास। अब देखिए बैटल हुई क्यों थी, क्योंकि राष्ट्रकूटा की जो रानी थी, जो प्रिंसेस थी, जब उन्होंने शादी की यहाँ पर आदित्य वन से, तो एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था कन्नरदेव। ठीक है, लेकिन राजा कौन बना, परंतका वन। तो इस कन्नरदेव के बिहाफ में जो यहाँ का राजा था राष्ट्रकूटा का, उसने अटैक कर दिया था चोलास पे। ठीक है, यानी कि कह सकते कि उसने अपने ग्रैंड सन के फेवर में यहां पर अटैक किया था। ठीक है, तो परंतका वन हारते हैं और ये अपना जो टोंडाई मंडलम है वो वाला रीजन हार जाते हैं। क्लियर है यहां तक। फिर इनका रूल एक और चीज के लिए फेमस है कि जो नटराज टेम्पल है, साउथ इंडिया का सबसे फेमस टेम्पल है आज भी, नटराज टेम्पल, और ये कहां पर है, ये भी याद रखिए, चिदम्बरम। चिदम्बरम में जो नटराज टेम्पल है ना, उसका जो विमान होता है, मंदिर का विमान, आई होप आप लोग अभी तक इतना तो पता हो। ठीक है, मंदिर का जो विमान होता है उस पर गोल्ड कवरिंग इन्होंने करवाई थी, सोना चढ़वाया था। ठीक है, और परंतका वन का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रोल है, वो है कि इन्हीं के टाइम पे एक उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन लिखा गया था, उत्तर मेरूर। और इस इंस्क्रिप्शन से ही हमें पता चलता है कि इनके टाइम पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश थी। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये अलग से पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ये मेंस में आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है। चलिए, तो ये बात हो गई ये परंतका वन की। सॉरी, परंतका वन, इनका टाइम पीरियड 907 से 955। अब 30 साल तक का ब्रेक होगा, उसके बाद अब आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर राजा राजा, और फिर उनके बेटे राजेंद्र वन। ये सबसे पावरफुल रूलर थे इनके, 985 से 101480 तक रूल कर रहे हैं। अब आप देखिए कि नॉर्थ इंडिया में इस टाइम तक इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो चुका है। ओके,
लेकिन यहाँ पर साउथ इंडिया में ये डायनेस्टीज अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब देखिए, इनकी और राजेंद्र, इनके जो बेटे आएंगे, इनकी मिलिट्री अचीवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में आप मैप के थ्रू ही बनाएं, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर रिवर दिखाई थी तुंगभद्रा। ठीक है, उसके इस तरफ था कलिंग, उसके नीचे वेंगी, जहां से ईस्टर्न चालुक्य रूल कर रहे हैं। अरे यार, सॉरी। और ये वाला जो रीजन है, इसमें रूल कर रहे हैं पांड्यास। इधर रूल कर रहे हैं वेस्टर्न चालुक्यास। और नीचे रूल कर रहे हैं छेरास। तब होगा ये कि ये सब जगह अटैक करेंगे, पांड्यास को डिफीट करेंगे। किस रूलर को एग्जैक्ट, ये यहाँ पर श्रीलंका भी है नीचे, किस रूलर को एग्जैक्टली डिफीट किया था वो नाम मैं आपको बता सकता हूँ, बट इतना याद आपको रहेगा नहीं, और जानिए भी मत। ठीक है, दिया एनसीईआरटी में, आप चाहें तो नाम जान सकते हैं रूलर्स के, बट दैट विल बी जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। हम कोर पार्ट पे वर्क करते हैं। तो ही डिफीटेड दी पांड्यास। ठीक है, ही ऑल्सो डिफीटेड दी वेस्टर्न चालुक्यास, ही ऑल्सो डिफीटेड दी छेरास। वेंगी में इन्होंने इंटरफेयर किया था कि इन्होंने वहां पे जिसको बनाना चाहते थे ना, जैसे एक आदमी था शक्ति वर्मन, इसको राजा बना दिया था दूसरे को हटा के, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे रूल कर रहे थे तेलुगु चोडास। तो इनको हराया, और अपना जो दोस्त था या जो भी कह लो शक्ति वर्मन, उसको एज अ किंग रिस्टोर किया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कलिंग को भी डिफीट किया। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रीजन है, मैंने मैप में भी दिखाया था, गंगावाड़ी, वो भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। तो जब आप इस तरह का मैप बना के वहां पे बताएंगे ना, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, क्योंकि चेक करने वाला चाहता है कि उसको देख के ही चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए कि आपको कितना नॉलेज है, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद अगर आप श्रीलंका को दो पार्ट में डिवाइड करें, तो ये कहलाता है नॉर्दर्न श्रीलंका। ठीक है, और ये रेस्ट है। तो नॉर्दर्न वाला इन्होंने एनेक्स कर लिया था, पूरा नहीं किया था, सिर्फ नॉर्दर्न श्रीलंका एनेक्स किया था। तो ये मैप आप जरूर बनाइएगा अपने एग्जाम में, अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं, जब भी राजा राजा पे आए। और अगर क्वेश्चन आएगा तो राजा राजा और राजेंद्र चोला के मिलिट्री अचीवमेंट्स पर ही आएगा। ठीक है, चलिए। और ये फॉलो करते थे शैविज्म को, मतलब शिव भगवान। ओके। फिर आर्किटेक्चर में इनका रोल है कि इन्होंने बनवाया था राज राजेश्वरा टेम्पल। अब आपको ना अलग अलग बुक अगर आप रेफर करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि राज राजेश्वरा को ही कई जगहों पे बृहदेश्वर टेम्पल भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम जब भी देखें समझ जाइएगा कि एक ही है, और बना कहाँ है, तंजौर में। और कई बार कुछ बुक्स आपको तंजौर टेम्पल भी लिखेंगी, या सिंपल लिख देंगी टेम्पल एट तंजौर। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो अलग अलग सोर्सेज रेफर करते हैं और फिर कहते हैं वहां तो ये लिखा था, यहाँ ये लिखा था। राज राजेश्वरा टेम्पल ही बृहदेश्वरा टेम्पल है, क्योंकि इस टेम्पल को बनवाया राजा राजेश्वर ने है, तो उसका नाम उनके नाम पे भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें फेमस चीज थी गोपुरम। ठीक है, होता क्या है, जैसे सपोज ये टेम्पल है अंदर, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना अंदर, बाउंड्री वॉल, यहाँ पर बड़े बड़े गेट भी लगवा दिए जाते हैं। ठीक है, चारों साइड बड़े बड़े गेट। तो इन बड़े बड़े गेट्स को ही कहा जाता है गोपुरम। क्लियर? नेक्स्ट। इसके अलावा जो देखिए, मैप में तो नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इंडिया का मैप है, यहाँ पे श्रीलंका है। इधर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे इंडोनेशिया के आइलैंड्स वगैरह बने हुए हैं, जावा सुमात्रा भी कहते हैं जिन्हें हम। ठीक है, जो आज का वियतनाम वाला एरिया है। तो यहाँ पे रूल कर रही थी शैलेंद्र डायनेस्टी। तो यहाँ का जो किंग था ना, उसने इनकी परमिशन ली थी कि मैं यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। इस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को कहा जाता था चूड़ामणि विहार। तो ये स्टैब्लिश की गई थी बाय अ किंग ऑफ शैलेंद्र डायनेस्टी एट नागपट्टिनम। ओके।
तो ये हमने राजा राजा के बारे में देख लिया। अब हम चलते हैं एक और बड़े किंग के बारे में जानने, जिसका नाम है राजेंद्र वन। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हों। एंड प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में यार इतना जरूर बताया कीजिए कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं या नहीं। और सेम विद इंडियन एक्सप्रेस डिस्कशन, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये सिर्फ एकदम वन वे बन जाए कि मैं बताता जा रहा हूँ ना, हम बस सुनते जा रहे हैं। आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हम वो भी करेंगे, लेकिन आपके फीडबैक पर ही डिपेंड करता है वो। चलिए, राजेंद्र चोला, ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, ये भी शेवाइट को फॉलो कर रहे थे, शेविज्म। ठीक है, इन्हें नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? गुप्ता डायनेस्टी के समुद्रगुप्त को। नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया किसको कहते हैं? राजेंद्र चोला को। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने पूरा का पूरा श्रीलंका एनेक्स कर लिया। नॉर्दर्न श्रीलंका, श्रीलंका का नॉर्थ पार्ट राजा राजा ने एनेक्स किया था, इन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है, फिर इन्होंने भी अगेन अपनी अथॉरिटी को रीअसर्ट करते हुए चेरास एंड पांड्यास को डिफीट किया। इसके बाद इन्होंने भी अगेन वेस्टर्न चालुक्यास को भी डिफीट किया। सेम आप ये चीजें मैप पर ही दिखाएंगे जैसे हमने ऊपर दिखाई थी ना। और इन्हीं के टाइम पे जो तुंगभद्रा रिवर मैंने आपको दिखाई थी ना, उसको फाइनली एक बाउंड्री स्टैब्लिश कर लिया गया कि ये बाउंड्री है आपकी और हमारी, ताकि बार बार लड़ाई ना हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ था कि इनको ना अपने यहाँ पे एक सिटी बनानी थी नई, तो उसके लिए इन्हें चाहिए था गंगा का पानी। तो अब उसमें क्या होता है कि जब वो यहाँ से, अब आप जानते हैं कि गंगा इधर बंगाल से भी बह के निकलती है। ठीक है, तो जब वो ये चाहते थे तो यहाँ के रूलर्स ने उनको गंगा का पानी देने से मना कर दिया था। तो इन्होंने यहाँ से अपना एक्सपीडिशन चालू किया, अटैक किया और इन सब राजाओं को डिफीट किया। उसके बाद इन्होंने अपनी पावर दिखाने के लिए यहाँ के जो राजा थे, इनसे ही पानी भरवाया मटके में और इनके सर पे रख के ऑल द वे यहाँ पे लाके गंगाई कोंडा चोलापुरम में उस जो टैंक था उसमें गंगा का पानी भरा गया और फिर सिटी की बनाने की शुरुआत हुई। सो ये था इनका पावर का लेवल कि इन्होंने सामने वालों को से भराया नहीं, उन राजाओं से पानी भरवा के उनके सर पे रखवा के मटकियां अपने यहाँ पानी लेकर आए गंगा का। ठीक है, और जब इनका ये, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न एक्सपेडिशन। ठीक है, और ये जीतने के बाद ही इन्होंने टाइटल लिया था गंगाई कोंडा चोलापुरम और इसी नाम से शहर बसाया था। क्लियर? फिर इन्होंने इसी जीत के बाद अपने नाम पर एक राजेश्वरम टेम्पल बनाया। ठीक है, और फेमस इरिगेशन टैंक चोलामंगलम। ठीक है, ये टैंक वगैरह बनाना ये सब सोशल वर्क है इनके, क्योंकि इरिगेशन अगर आप देते हो तो अच्छा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, सरप्लस जनरेट होता है, किंग के पास रेवेन्यू ज्यादा आता है एंड ओवरऑल किंगडम प्रॉस्पेरस बनता है। तो जो राजा इरिगेशन पे ध्यान ना दे वो अपनी इनकम बढ़ा भी नहीं सकता, फिर चाहे आप जितना मर्जी टैक्स लगा लो एक हद से ज्यादा नहीं आएगा। ओके, सो जब भी हमें किसी राजा की अच्छाइयां देखनी होती है, उनका वेलफेयर अप्रोच देखना होता है, तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या बनाया जिससे पूरी सोसाइटी को फायदा हुआ। इसके बाद इन्होंने नेवल एक्सपीडिशन किया था, मतलब अटैक श्री विजय एम्पायर पे, क्योंकि ये चाहते थे कि यहां से चाइना जाने वाला रूट जो है वो इनके कंट्रोल में रहे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी डॉटर की शादी जो ऊपर वेंगी है ना, ईस्टर्न चालुक्य, वहां के प्रिंस से की थी, और उन दोनों का बेटा होता है कुलोतुंग वन। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रूलर है, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, कुलोतुंग वन ये रूल करता है 1070 से 1120 एडी तक। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस टाइम पे ना ये जो भक्ति मूवमेंट थी ये अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रामानुज थे, हमने सुना है इनका नाम, इनके नाम पे एक स्टैचू भी बनवाया भी गवर्नमेंट ने। आप बताएंगे कहाँ बनवाया है? कमेंट सेक्शन में लिखना अगर पता हो तो। रामानुज के कंटेम्प्रेरी थे कुलोतुंग वन। अगर इनकी फिलॉसफी की बात करूं तो मैं आपको एक कीवर्ड देता हूं, VAR। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसका मतलब है विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, ये इनकी फिलॉसफी थी, विशिष्ट अद्वैत, आर फॉर रामानुज। अगर आप चाहते हैं कि हम ये सभी जितने भी रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बाकराचार्य, शंकरदेव, ठीक है, इन सबको डिटेल में अगर एक बार अच्छे से कवर करना है तो आप बताइएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे।
चलिए, तो ये तो हो गई राजाओं की बात, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखिए यहाँ पर जो ऑफिसर्स जो काम करते थे उनको पे किया जाता था लैंड रेवेन्यू असाइन करके, लैंड लैंड दिया जाता था उनकी सर्विस के बदले में, ठीक है। कोई ऐसी फिक्स सैलरी नहीं दी जा रही है। और इसको हम कहते थे, ये जो लैंड असाइनमेंट दिया जाता है ना, जीविता। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए पता होना चाहिए, वरना ये आपको दिक्कत देंगे एग्जाम हॉल में। उसे लिख देता हूँ, जीविता, क्योंकि आजकल यूपीएससी इस तरह के वर्ड से बहुत खेल रहा है। जीविता मतलब लैंड असाइनमेंट टू ऑफिसर्स, वो भी लिख देता हूं मैं, लैंड असाइनमेंट टू ऑफिसर्स, अब उनकी सर्विस के रिटर्न में, ठीक है। ऑफिशियल्स की बात करें तो दो तरह के ऑफिशियल्स होते थे, हाई ऑफिशियल्स एंड लोअर ऑफिशियल्स। आज भी है, ए बी सी डी ग्रेड। हायर ऑफिशियल्स को कहा जाता था पेरुंदरम, पेरुंदरम। ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, याद रखिएगा। और लोअर को कहा जाता था सिरुतरम, पेरुंदरम, सिरुतरम। इसे मैं इतना एम्फेसाइज करता हूँ कि A4 साइज के पेजेस में हैंड रिटन नोट्स बनाइए, इनमें हमेशा एडिशन आते रहेंगे ओवर द टाइम। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा, एडिशन बढ़ते रहेंगे। चलिए, इनका डिवीजन देख लेते हैं एम्पायर का। तो एम्पायर में सबसे ऊपर होते थे मंडलम, नीचे वलनाडु, फर्दर डिवीजन होता था नाडु, एंड उसके बाद विलेजेस। विलेजेस को ये लोग कहते थे कुर्रम, या ग्रुप ऑफ विलेजेस कह लो, ठीक है। तो ये उनके एम्पायर का डिवीजन है। आप ना कई चीजें अगर आप फ्लो चार्ट में लिखते हैं ना एग्जाम में, तो काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मंडलम को हेड कौन करता था? वाइस रॉय, जो कि कौन होते थे? प्रिंसेस यानी राजकुमार, या कोई रॉयल हाउस होल्ड की क्लोज वंस। वलनाडु, इसका ध्यान रखा जाता था पेरिया नट्टार, ये इसको हेड करता था। नाडु डिस्ट्रिक्ट्स नट्टार के द्वारा, ठीक है। और पुरम तो वो तो विलेज हेडमैन जो भी होते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखिएगा, पेरिया नट्टार एंड नट्टार। उसके अलावा और क्या बता सकते हैं अपन एडमिनिस्ट्रेशन में? इन सब के अलावा ये नगरम होते थे, मतलब ये प्रॉपर सिर्फ ये इंडस्ट्रियल टाउन टाइप की समझ लीजिए आप। तो इनका हेड होता था नगर अट्टार, ठीक है। ये आजकल की इंडस्ट्रियल टाउनशिप होती है ना, वैसे थे। इसके अलावा इनकी ओल्ड कैपिटल देख लेते हैं। ओल्ड कैपिटल उरायूर, मैंने आपको मैप पे दिखाया था ये, ठीक है। बाद में जो करिकाल था उसने न्यू कैपिटल बनाई थी कावेरी पट्टनम में, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं इनकी इकोनॉमिक लाइफ। ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं इकोनॉमिक पे। तो इकोनॉमिक में सबसे पहले तो ये लोग लैंड सर्वे करते थे, और सर्वे करने के बाद ये करते थे उसका क्लासिफिकेशन। क्योंकि देखिए एक पूरे एम्पायर में आप सोचिए कि क्या एक ही तरह का लैंड होगा, या एक लैंड की जितनी फर्टिलिटी है पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में, उस पूरे लैंड की फर्टिलिटी सेम होगी? क्या नहीं होगी ना। तो उसके लिए सर्वे कराया जाता था कि कहाँ की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है, कहाँ की कम, कहाँ से कितना प्रोडक्शन हो सकता है, और फिर उसको क्लासीफाई किया जाता था। और इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही डिसाइड किया जाता था कि कहाँ से कितना शेयर स्टेट लेगा, ठीक है। ये एक अच्छे राजा की निशानी होती है कि वो लैंड सर्वे कराए, उसको क्लासीफाई करे और फिर शेयर डिसाइड करे। ये नहीं कि आप सब लोग मुझे 1/3 या 1/4 या 50% दे दीजिए। देखना पड़ता है कि कहाँ की जमीन कैसी है, तो ये एक अच्छे किंग की निशानी होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे स्टेट मानता था कि 1/3 स्टेट की डिमांड होती थी, ठीक है। 1/3 लाइक 33%, आप जितना उगा रहे हैं उसमें 33% स्टेट को दे दीजिए एज अ टैक्स। जबकि जो आगे हम जब देखेंगे ना इस्लामिक वगैरह में, जब अलाउद्दीन खिलजी वगैरह आएंगे, तो वो लोग ऑलमोस्ट 50% लेंगे। आप जो प्रोड्यूस करें उसका 50% दे दीजिए। तो वो एक अच्छी किंग की निशानी नहीं होती। अगर आप जनता के हाथ में कुछ छोड़ोगे ही नहीं, तो मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं होगी, तो आपकी इकोनॉमी रन कैसे करेगी? ओके। फिर इसके अलावा और भी टाइप के टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसे टोल्स,
कस्टम्स, ठीक है, राज्य से सामान जो आ रहा है और जो जा रहा है। उसके अलावा अलग अलग प्रोफेशन पे टैक्स लगाए जाते थे, जैसे मेटल वर्क करने वाले पर। देन अनपेड लेबर भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, मतलब जिसके लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते थे, सिर्फ आपसे लेबर वर्क कराया जाता था। पब्लिक वर्क हमें काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं चोलास में, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, टैंक्स बनाए गए इरिगेशन के लिए। उरायूर नाम की जो जगह है, जो मैंने आपको मैप पे भी दिखाई थी, ये फेमस थी अपनी कॉटन टेक्सटाइल के लिए, ठीक है, और ये बहुत एक्सपोर्ट होता था फॉरेन में। और हाँ, ये टोल्स जो है ना, इसके बारे में आपको बताना भूल गया, ये कुलोथुंग जो आएगा ना, वो अबॉलिश कर देगा। पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। फेमस पोर्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, बहुत इजी 2 मार्क्स होते हैं जो आपको कैच करने चाहिए। सबसे पहला पुहर। पुहर को ही कावेरी पट्टनम कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना, अलग अलग नहीं है। पुहर, इसी को कावेरी पट्टनम कहा जाता है, ये रिवर कावेरी पे बना हुआ। इसके अलावा शलियूर एंड कोरपे, दीज आर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। एक और टर्म आपको देखने को मिलता है इसमें, नाना देशी। ये हुआ करते थे फॉरेन ट्रेडर्स, फॉरेन ट्रेडर्स को नाना देशी कहा जाता था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई हमारी इकोनॉमी। अब हम देख लेते हैं मिलिट्री, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, करनी पड़ेगी मिलिट्री। यहाँ से मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला टर्म है कडगम। ये हम कहते थे मिलिट्री कंटोनमेंट को, जैसे आज हमारे यहाँ इंडिया में है ना मिलिट्री कंटोनमेंट, मतलब जहाँ पे मिलिट्री ऑफिशियल्स का ही रहना वगैरह होता है, ठीक है, तो उनको कहा जाता था कडगम। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पहले तो। दूसरा, वेलई करास। ये पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करते थे किंग के। इनके बारे में खास बात यह है कि जब किंग की डेथ होती थी ना, तो इनको भी अपने आप को बर्न करना पड़ता था किंग के साथ, वेलई करास। ऑलराइट। इसके अलावा और हाँ, एक और टर्म है हमारे पास, काइकोल पेरुमपदई। ये रॉयल ट्रूप होते थे, यानी कि इनकी स्टैंडिंग आर्मी, इसको भी याद रखिए, काइकोल पेरुमपदई, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है इनकी नेवी के बारे में। इनकी नेवी इतनी स्ट्रांग थी कि यहाँ पे जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, फिर ये बंगाल, ये म्यांमार से होते हुए साउथ इंडिया तक, ये पूरा हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो इनका डोमिनेंस यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इस लेवल का था कि इसको चोला लेक कह दिया गया था एक टाइम। ये पूरा चोलास का ही कंट्रोल है यहाँ पे, चोला लेक कहते थे इसको। ऑलराइट। अब ध्यान से देखिए, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, इस टॉपिक से 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनाने होंगे ना एग्जामिनर को, तो वो बनाएगा, एक तो राजेंद्र चोला और राजा राजा की मिलिट्री अचीवमेंट्स पे, दूसरा चोला एम्पायर की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, और तीसरा इनके आर्किटेक्चर पे। इन 3 पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, और इन 3 पे ही बनेंगे सिर्फ, इसके अलावा और कोई ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो वो कुछ भी पूछता है, तो आपको सब कुछ तैयार करना है। सबसे पहले इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, और मैंने ऊपर बताया था किसके टाइम पे लिखा गया था, ये इंस्क्रिप्शन परंतका 1 के टाइम पे करवाया गया था, ठीक है। आगे देखें, फिर हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं यहाँ पे, उर, सभा एंड नगरम। नो, लिसन केयरफुली। उर होता था नॉन ब्रह्मदेव विलेजेस में, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एडल्ट और या जिनके पास थोड़ा अच्छे खासे जो वेल ऑफ पीजेंट्स हुआ करते थे, वो सब इसके मेंबर हुआ करते थे, नॉन ब्रह्मदेव विलेजेस में। ये आपको मेहता फॉलोइंग पूछेगा वो प्रीलिम्स में। सभा, या इसको महासभा भी कहा जाता था, ये होता था ब्रह्मदेव विलेजेस में। ब्रह्मदेव मतलब जो गांव पूरा का पूरा ब्राह्मण को दान कर दिया गया हो राजा के द्वारा, ब्रह्मदेव विलेजेस में।
और यहाँ पर मेंबरशिप भी जो होती थी ना इस सभा की, वो एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण्स ही हो सकते थे इसके मेंबर। गांव में भले ही और भी जाति के लोग रहते हों, लेकिन इस सभा के मेंबर जो होंगे वो एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण ही हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नगरम, नगरम ये जो ट्रेड वगैरह के लिए सेटअप की जाती है ना वो है। तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटी की एक तरह की सभा होती थी, जो लोग बिजनेस में व्यापार में लगे रहते थे ना वो। ठीक है। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमें दो चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। पहला, क्वालिफिकेशन क्या होती थी इसके लिए, और डिस्क्वालिफिकेशन क्या हुआ करती थी। तो आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बनी हुई कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई की गई थी। इसलिए हम लोग कहते हैं, मतलब हमारे जो मोदी जी हैं वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज इन आर डीएनए, जो उन्होंने अमेरिका में यूज किए थे। चलिए, तो क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए कि आपके पास कम से कम 1/4 वैली लैंड होना चाहिए, ओनरशिप। ठीक है, 1/4 वैली लैंड। आपका हाउस होना चाहिए खुद की जमीन पर। आपकी एज 30 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। आपको वैदिक मंत्रों का नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है तो आपके पास 1/8 वैली लैंड हो जाए। उसके साथ साथ आपको कम से कम एक वेद का नॉलेज हो और एक भाष्य का। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन थे चार। डिस्क्वालिफिकेशन पे आते हैं। अगर आप किसी कमिटी पे, इनके अंडर में काफी सारी कमिटीज होती थी। ओके, 6 कमिटीज होंगी करीब। तो अगर आप किसी कमिटी पे पिछले 3 साल में मेंबर रह चुके हो तो आप दोबारा नहीं बैठ सकते। ओके, आप डिस्क्वालीफाई हो अगर आप पिछले 3 साल में कमिटी के मेंबर रह चुके हो तो। उसके बाद आप कमिटी के मेंबर रहे हो लेकिन आपने अपने अकाउंट सबमिट नहीं किए। आप कमिटी के मेंबर रहे हो बट यू फेल टू सबमिट अकाउंट, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। या फिर आपने इंसेस्ट किया हो, इंसेस्ट मतलब होता है फैमिली सेक्स या सेक्स विद इन फैमिली। या फिर कोई और सिन किए हो, जैसे किसी की प्रॉपर्टी स्टील करना। तो ये क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन थे। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो होता क्या था, जैसे एक विलेज है पूरा, तो उसको ना 30 वार्ड्स में डिवाइड किया जाता था। 30 वार्ड्स में। फिर ये सब लोग अपने अपने नॉमिनेशन दे देते थे, जो जो लोग इसके इलेक्शन के लिए खड़े होना चाहते हैं। फिर एक सिस्टम होता था, दैट इज कुडा वलई सिस्टम। वलई या वोलई सिस्टम। ठीक है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, कुडा वोलई सिस्टम। इसमें क्या होता था कि सभी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के नाम एक पाम लीफ पे लिख के एक उसमें बॉक्स में डाल दिए जाते थे। ठीक है, फिर एक छोटे बच्चे को बुलाया जाता था, लड़का या लड़की, और वो नाम पिक करता था, जिसका नाम आ जाए वो इलेक्ट हो जाता था। तो इस सिस्टम को कहा जाता था कुडा वोलई। क्लियर है? तो हर एक वार्ड से एक बंदा चूज किया जाता था, हर एक वार्ड से 1 मेंबर। ठीक है, तो 30 वार्ड है तो कितने मेंबर इलेक्ट हो गए? 30 मेंबर। अब इन 30 मेंबर्स को आप डिवाइड कर देते हैं 6 कमिटीज में, 6 अलग अलग कमिटीज में। देखिए, इनके जो लोकल नाम थे अगर वो बताऊंगा तो वो बिल्कुल ना आपको समझ में आएंगे ना याद होंगे, लेकिन मैं आपको इनकी जनरल नेम बता देता हूं ताकि अगर कल को पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी कमिटीज होती थी तो आप बता पाएंगे। एक होती थी एनुअल कमेटी, एक होती थी गार्डन कमेटी, एक होती थी टैंक कमेटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से पानी इरिगेशन के लिए सप्लाई किया जाएगा ना। तो टैंक कमेटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टैंडिंग कमेटी, गोल्ड कमेटी एंड जुडिशियल कमेटी। ठीक है, ये 6 कमेटी बन जाती थी। और इन कमिटीज के जो मेंबर्स होते थे, उन मेंबर्स को कहा जाता था वरिया पेरुमक्कल। वरिया पेरुमक्कल इनके मेंबर्स का नाम था। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस पे मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बताना है, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन से सोर्स मिल जाता है हमें। इनके क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन बता देना, फिर इनका जो कुडावली सिस्टम है वो बता देना कि 30 वार्ड से 30 मेंबर इलेक्ट किए जाते थे, 6 कमेटी में डिवाइड कर दिए जाते थे, 6 कमेटी के नाम लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट है। ठीक है, आराम से 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो वहां से। चलिए, सोशल। अब देखते हैं सोशल सोसाइटी कैसी थी इनकी। देखिए, जब भी आपसे सोसाइटी किसी भी डायनेस्टी की पूछी जाए, आप कुछ एक टर्म्स हैं जिनके थ्रू आप उसको बना सकते हैं आंसर को। और यूपीएससी यही है, कुछ भी रटा रटाया नहीं लिख सकते, आप बनाना पड़ते हैं आपको। तो देखिए, जब भी हम सोशल कंडीशन की बात करते हैं किसी भी डायनेस्टी में, तो आप किन लाइन के अक्रॉस सोचेंगे? एक कास्ट के अलॉन्ग सोच सकते हैं कि कास्टिज्म कैसा था उस टाइम।
विमेन की पोजीशन के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। हमारी इंडस्ट्रीज किस तरह से काम कर रही थी वो देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए चलिए एक एक करके बात को सोच लें। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, सिर्फ रटना नहीं। कास्ट सिस्टम, तो यस कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था। सोचिए जब संगम डायनेस्टी पढ़ाई थी मैंने आपको 300 BC टू 300 AD, जब संगम डायनेस्टी में कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था, तो अब तो हम और आगे आ गए हैं, अब तो ये कास्ट सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग हो गया होगा। बल्कि ब्रह्मदेव विलेज हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों को पूरा पूरा विलेज दान कर दिया जा रहा है, ठीक है। दो डिवीजन देखने को मिलते हैं, एक है वलंगई, दूसरा है इदंगई, ठीक है। तो ये दो टर्म जब आपसे पूछे जाएं तो आप बताएंगे कि दीज वर एक्चुअली टाइप ऑफ कास्ट। ऑलराइट, पोजीशन ऑफ विमेन पे आते हैं। तो विमेन की पोजीशन कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, सती भी परफॉर्म करवाया जा रहा था, देवदासी सिस्टम भी था, यानी कि अपनी पूरी जिंदगी आपने मंदिर के नाम कर दी है, ठीक है। और वो हद एक्सप्लॉइटेशन होता था वहां पर, ठीक है। तो इनकी पोजीशन भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। इंडस्ट्रीज की बात करें तो वीविंग इंडस्ट्री काफी प्रेवलेंट इंपॉर्टेंट थी इनकी। सबसे इंपॉर्टेंट थी सिल्क वीविंग, और ये सिल्क का बनने वाला कपड़ा बहुत डिमांड में होता था फॉरेन में, ठीक है। सिल्क वीविंग कहाँ पे हो रही थी? कंची पे, कंचीपुरम, ठीक है। इसके अलावा हम शैविज्म और भक्तिज्म के बारे में बता सकते हैं दैट शैविज्म और भक्तिज्म दोनों प्रेवलेंट थी। इवन आपने अगर एक मूवी देखी होगी, कौन हीरो था यार उसमें, कमल हसन, उसमें उनका एक प्रीवियस बर्थ दिखाया जाता है दशावतार, कि शुरू में उनको राम भगवान मतलब वैष्णविज्म भक्त रहते हैं तो उनको पानी में फिकवा देता है वो राजा जो था ना वो कुलोतुंग ही था, जो हमने ऊपर देखा ना वो कुलोतुंग ही था। ये शैविज्म एंड वैष्णविज्म में दोनों साथ साथ प्रेवलेंट कर रहे थे इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन जो राजा थे राजघराने, हमने देखा शैवाइटी थे दोनों, राजा राजा राजेंद्र चोला, इनके यहाँ शैविज्म का ज्यादा था। तो जब शैविज्म और वैष्णविज्म में थोड़ी सी खींचतान शुरू हुई तो वैष्णविज्म संत को वहां से माइग्रेट करना पड़ा, क्योंकि राजा लोग पैट्रोनाइज कर रहे थे शैविज्म को, ठीक है। इसके अलावा कॉइन्स की बात कर लेते हैं। कॉइन्स हमें यहाँ पे गोल्ड के भी मिलते हैं, सिल्वर के भी मिलते हैं, कॉपर के मिलते हैं। कॉपर के कॉइन सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और ये यूज क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? अरेबियन हॉर्सेस को इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी हॉर्स की वहीं से मिलती है। इसलिए जब इस्लामिक इन्वेडर्स भी आएंगे तो वो हॉर्स वहीं से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थी सोसाइटी की बात। अब कर लेते हैं एजुकेशन एंड लिटरेचर की बात। बस खत्म होने वाला है 5 मिनट में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सोसाइटी एंड लिटरेचर की बात, तो एजुकेशन दिया जाता था टेम्पल्स में या मठ में, और इनके टाइम पे एजुकेशन को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ना सिर्फ वैदिक शास्त्र वगैरह पढ़ाए जा रहे थे, बल्कि इवन मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती थी, ठीक। और हमें कुछ इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि पूरे नाम याद मत रखना, एक ही याद रख लो, कन्हैया राम, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन बताता है कि कॉलेज एग्जिस्ट किया करते थे इस टाइम पे बच्चों के लिए, ओके। अब देखते हैं लिटरेचर। देखिए लिटरेचर में आपको काफी सारे बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में तो वो कुछ भी पूछ सकता है, तो एक बार नजर जरूर डाल लेना सभी टेक्स्ट पे। बाकी अगर मेंस के लिए याद रखना है तो एक या दो भी याद रख लोगे तो काम बन जाएगा। पहला, शिव का चिंतामणि, किसने लिखी थी? थिरुथक देवर, 10th century AD में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है। अगर पूरा याद ना रहे तो देवर नाम ही याद रख लो, लेकिन रख लेना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस टाइम पे कंबन ने रामायण लिखी थी, मतलब जो रामायण है उसका तमिल वर्जन लिखा था, तो इसको हम ओवरऑल कंबन रामायण भी कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है पेरिया पुराणम बाय सेक्किलार, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, जयन कोंधर, ये जो जयन कोंधर थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी या टेक्स्ट लिखा था जिसका नाम है कलिंगट्टू परनी, ठीक है। ये जो कुलोतुंग वन था ना, उसने जब कलिंग इन्वेड किया था और जीता था, तो उसी पे लिखी गई है, उसी पे लिखा था ये टेक्स्ट। तो इस आदमी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, जयन कोंधर। और कलिंग नाम आ ही रहा है तो याद रखने में दिक्कत आएगी नहीं आपको। नेक्स्ट, मुवारुला, ये लिखा था ओट्टाकुथर ने,
यहाँ से हमें 3 चोला किंग के बारे में पता चलता है, सोर्स है ये उसका। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी याद रखना है तो रख लो। नेक्स्ट, नल वेनबा, ये लिखी थी कलंदर ने। अगेन नॉट मच इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यब पेरुंगलम बाय अमृत सागर। इस आदमी का नाम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये भी पूछा जाता है कौन बुद्धिस्ट राइटर था, कौन वो जैन था, तो ये जैन थे। इस आदमी का नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अमृत सागर। देन 2 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ये आपको जरूर याद रखने हैं, नन्नुल बाय पवानंदी एंड विरासोलियाम बाय बुद्धमित्र। ये 2 टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आप ये छोड़ सकते हैं, आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। अगर ये एनसीईआरटी में नहीं दिए होते तो मैं आपको खुद भी कह देता एक बार को कि चलिए इसको छोड़ दीजिए, लेकिन एनसीईआरटी में दी हुई हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, आप उसको छोड़ नहीं सकते। अब हम आते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। देखिए यहाँ पे मैं आपको रफली बता देता हूँ, बाद में जब द्रविडियन आर्किटेक्चर कराऊंगा तब अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, ये जो ऊपर होता है ना इसको हम कहते हैं विमान, और ये जो नीचे होता है जहाँ पे डाइटी की मूर्ति होती है उसे कहते हैं गर्भगृह। ठीक है, इसके बाद इसे हम कहते हैं नंदी मंडप। अगर आप कहीं मंदिर में गए होंगे ना, शिव मंदिर में, तो आप देखेंगे कि अंदर शिवलिंग होता है गर्भगृह में, और बाहर एक नंदी का स्टैचू लगा होता है, नंदी मंडप। उसके पहले उसके पहले आपके पास आता है, सॉरी ये कहाँ से हट गया, ओके, महामंडप। महामंडप, उसके भी पहले होता है अर्ध मंडप। मैं से आपको जनरलाइज करके बता रहा हूँ, अभी जब द्रविडियन आर्किटेक्चर कराऊंगा तब अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, तो और इसके अक्रॉस जो बाउंड्री वॉल हुआ करती थी, ठीक है, वहां पे गेटवे जो होते थे उनको कहते थे गोपुरम। अगर आप इस तरह का रफ डायग्राम भी अपने एग्जाम में बनाते हैं, उसके बाद ये सब चीजें इलेबरेट करते हैं ना, क्या होता था क्या नहीं, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया है तो आप जितना मर्जी अच्छा लिख लीजिए, वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है एग्जामिनर के पास कि वो पढ़ने बैठेगा एक एक चीज। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं। द्रविडियन आर्किटेक्चर चोलास के टाइम पे अपने क्लाइमेक्स से पहुंचा, एकदम जेनिथ पे, मतलब पूरा फुल फ्लेजेड में आ चुका है ये, इसका जो भी यूनिक फॉर्म था। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है विमान, जो मैंने आपको ऊपर बताया, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल की बात करें तो बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, जो राजा राजा ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? तंजौर। ठीक है, इसके बाद राजेंद्र वन का भी देख लेते हैं, उसने क्या बनवाया था। राजेंद्र वन ने शिवा टेम्पल बनवाया था, मैंने ऊपर भी बताया था, खैर ये बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। गंगाई कोंडा चोलापुरम में। ठीक है, फिर एक और फेमस है ऐरावटेश्वरा टेम्पल, तंजौर में है ये भी। ये 2-4 नाम लिखिए और आगे बढ़ जाइए बस। उसके बाद नटराज का ब्रोंज स्टैचू, ये सबसे फेमस है, और तब भी फेमस था, आज भी फेमस है, और ये शायद अब में से कईयों के घरों में भी होता है। ठीक है, फिर सभी टेम्पल की वॉल पर चोला पेंटिंग देखने को मिलती है हमें, ठीक है, ऑन वॉल्स ऑफ टेम्पल। सो दैट्स इट, ये हमारा पूरा हो गया है। मैं आपको इसको रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उससे आपका लेक्चर और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोगों को सही नहीं लगेगा। तो लेकिन हमने पूरा अच्छे से इन डेप्थ कवर कर लिया है। अब देखिए, मुझे आपकी कमेंट्स इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं ये देख सकूं कि आप कितना कैच कर पा रहे हैं और कितना नहीं, और जो भी इम्प्रूवमेंट है या जो भी आप चाहते हैं उसको आप सजेस्ट करें, हम इम्प्रूव करेंगे। और सेम इंडियन एक्सप्रेस में भी देखिए, मैं कराता हूँ जो चीज़ें मुझे लगती है कि ये मैं जल्दी से पास ऑन कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन आप फ्रेशर हैं, आपका कैचिंग पावर अलग होगा, तो अगर आपको कुछ लगता है कि चीज़ें जल्दी हो रही हैं, फास्ट जा रही हैं, तो आप मुझे बताइए, एंड प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपको जैसा भी लग रहा है। जो भी चेंजेस करने होंगे वो करेंगे। ओके, और ये साउथ एनालिसिस हमारी कंप्लीट हो गई। अब अगले 1-2 वीडियोस में हम लोग करेंगे बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व, ताकि आप इन चीज़ों से और रिलेट कर पाएँ कि हाँ आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। और मैं अब भी बोल रहा हूँ, अगर आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाया तो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।
गुड नाइट एंड टेक केयर।